नमस्ते सर। तो आज हम बांग्लादेश क्राइसिस पर आपसे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं सर, इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और जेएनयू से सर पढ़ाई की है। पूरा अपना एमफिल, एमए, पीएचडी सब कुछ सर का आईआर में ही रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में ही रहा है। तो सर से अच्छा मुझे लगता है कि कोई जान नहीं सकता है इस विषय पर। सर, बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? शेख हसीना को फांसी की सजा जो ट्रिब्यूनल सुनाई है। सबसे पहले तो मैं एक भ्रम दूर कर दूं कि मैं ही इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं। बहुत सारे लोग भारतीय विदेश नीति पे पकड़ रखते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, तो वो भी और बांग्लादेश के मजे हुए जानकार हैं। हमारे बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं। तो भारतवर्ष में ज्ञाताओं की कमी नहीं है। ये जो क्राइसिस है इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला तो ये है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को पिछले साल 24 में अगस्त में 5 अगस्त को वहाँ से भागकर यहाँ आना पड़ा। वहाँ पे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का गठन किया गया यूनुस द्वारा, अभी जो वर्तमान में सरकार है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये सोचना चाहिए कि क्या इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल उनको गठन करना चाहिए था। तो ये सरासर गलत है, इसलिए कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में कौन है, तो 2 वहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है। तो अदालत के लोग भी आपकी ही अदालत, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आप नॉमिनेटेड गवर्नमेंट है, जनता का मैंडेट आपके पास है नहीं। तो आप ये पूरा एपिसोड दर्शाता है कि आप हाईली मोटिवेटेड हैं खुद को बचाने के लिए, क्योंकि जब आवामी लीग की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, तो यूनुस पे बहुत तरह के एलिगेशंस लगे। वो अगर बांग्लादेश में होते तो शायद जेल के अंदर होते, लेकिन वो विदेश चले गए। फिर मैटर ठंडे बस्ते में चला गया। वेस्टर्न स्टूज और वेस्टर्न प्रभाव में तो वो जिए ही और बहुत सारा कार्य भी किए बांग्लादेश के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बना करके पहले आवामी लीग को बैन किया और फिर उसके बाद शेख हसीना को सज़ा सुनवाई, तो ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसका और कोई पर्पस नहीं है, इसका और कोई एंगल नहीं है कि जिस एंगल से हम सोच सकते हैं और इसका विश्लेषण कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनाया बिना किसी मैंडेट के, और उसके बाद लीगल पार्लेंस में बोलते हैं, एक लीगल प्रिंसिपल होता है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, यानी नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। तो आपने दूसरे पक्ष को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, उनको तो अपना केस प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं दिया, दूसरे पक्ष की बातें तो सुनी ही नहीं, उसको तो उस अदालत ने संज्ञान में लिया ही नहीं और एक तरफा फांसी की सज़ा सुना दी। ये मुझे नहीं लगता है कि पूरे ग्लोब पे कोई ऐसा कंट्री हेड होता होगा, और ख़ास करके हमारे पड़ोस में तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कंट्री हेड रिटन में ऑर्डर देगा अपने डिस्पेंसेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन को, कि आप इतने लोगों को जान से मार दो, या आप गोली चला दो, या आप कोई वायलेंस क्रिएट करो। हाँ, प्रधानमंत्री का और देश की सत्ता जो संभाल रही है उनका ये जरूर हुक्म होता है कि डीजीपी को या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसको बुला करके ये बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला बहुत टॉलरेंट प्रवृत्ति का नहीं हुआ, पेशेंस वाला आदमी नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो भीड़ देख करके गोली चलवा दे। तो ग्राउंड लेवल पे एक अलग तरह का सिचुएशन बनता है और उसको लेकर के अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है प्रशासन द्वारा, और उस प्रशासनिक कार्रवाई में हो सकता है कुछ लोग मारे जाएं, और इसमें कहा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो उस इस स्केल का, उस लेवल का प्रोटेस्ट भी था। सर, अभी जैसे फांसी की सजा उनको सुनाई गई, तभी इसको लेकर भी आवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतर गए हैं। उधर से बीएनपी के भी, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके भी कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं और बहुत सारे बसें जलाई गई, कारें जलाई गई, तभी भी वायलेंस बढ़ गया है। और तो क्या आप क्या देखते हैं, बांग्लादेश के जो भविष्य है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, बांग्लादेश में 3 तरह के फोर्सेस हैं। एक है प्रो आर्मी, जो इरशाद के समय बड़ा हावी रहा, दोनों महिलाओं को, यानी खालिदा जिया को भी और शेख हसीना को भी जेल में बंद किया इरशाद ने, हाउस अरेस्ट ही किया, लेकिन उनको राजनीति करने से रोका गया। तो उस समय सत्ता पे मिलिट्री काबिज थी। उसके बाद मिलिट्री वाले माहौल से निकल करके बांग्लादेश की सत्ता राजनीतिक पार्टियों के हाथ में आई।
तो 2 या 3 टर्म खालिदा जिया को भी मिला, उसके बाद आवामी लीग को मिला। अब आवामी लीग लगातार चौथी बार शेख हसीना को शपथ लेने का मौका मिला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इंटरनेशनल कम्युनिटी के नज़र में आवामी लीग के चरित्र को नीचा दिखाने के लिए इलेक्शन बायकॉट कर देती है। ये कौन सी राजनीति है भाई? ये कौन सा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है? जब आप राजनीतिक दल हैं तो आप चुनाव के माध्यम से अपने विपक्ष को जवाब दीजिए। अगर जनता का सपोर्ट है आपके फेवर में तो जनता आपको वोट दे करके फिर से सत्ता में लाएगी, तो आप चुनाव का ही बहिष्कार कर देते हैं। तो जाहिर है कि मैसिव सपोर्ट मिला अवामी लीग को, और ये हकीकत है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग। अब आप उसके नेता को बिना किसी रीजन के पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के फांसी जैसी सज़ा सुना देंगे तो उसके जो समर्थक है वो सड़कों पे तो उतरेंगे ही। तो ये इसी के कारण वहाँ वायलेंस हो रहा है। और दूसरी ओर जो खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, तो अक्सर ऐसा अनुमान लगाया गया, विश्लेषण दिया गया पत्रिकाओं में कि इसमें ज़्यादातर प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है। अगर प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट न भी हों तो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं। और बांग्लादेश की राजनीति में शुरू से ये चलता चला आया है कि वहाँ लोगों का मानस 2 भागों में विभाजित रहा है। एक प्रो पाकिस्तानी जो आज तक इस बात को पचा नहीं पाए हैं कि बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ 1971 में। तो वो एलिमेंट आए दिन कुछ न कुछ सत्ता पक्ष के लिए बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं वहाँ की राजनीति में, वहाँ के प्रशासन में। दूसरी ओर भारत ने बांग्लादेश को मदद किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके बाद आवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान जिनको कहा जाता है कि बांग्लादेश के जन्मदाता हैं, तो उनकी पुत्री हुई। वो बहुत समय से भारत में ही रह रही थी। फिर भारत से आवामी लीग के लोग बुलाकर ले गए कि आप नेतृत्व दीजिए। उन्होंने नेतृत्व देना शुरू किया। बांग्लादेश उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कर रहा था। उन्होंने भारत के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे थे, चीन से भी बहुत अच्छा संबंध बनाए रखे थे, यह जानते हुए भी कि भारत और चीन एक कम्पिटिटिव पावर है साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर। तो ये उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन है आवामी लीग के नेता शेख हसीना की, कि उन्होंने बड़ा बैलेंस बना करके रखा था चीन और भारत के साथ। और ये तो एक चीज़ हुआ। दूसरी ओर शेख हसीना ने इकोनॉमी में भी ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशंस किए जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ नहीं तो कंसोलिडेट हो रही थी, अच्छा कर रही थी। मतलब ऐसा देखा गया रिपोर्ट में कि 6 से 7% जीडीपी जो है कंटिन्यू रहा भाई। आज बांग्लादेश एक हब बन गया है सारे इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़ों का फैब्रिकेशन सेंटर। इंडिया को भी पीछे कर दिया। और कितने 600-700 करोड़ का परिणाम वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है रेडीमेड गारमेंट्स का। और रेडीमेड गारमेंट्स की जो फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है उसमें बांग्लादेश की ढेरों महिलाओं को नौकरी मिला है। तो भाई अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, रोजगार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी भारत के सामने प्रपोजल रखा और उस दिशा में कार्य भी हो रहा था कि अगर रीजनल कोऑपरेशन का मॉडल जो सार्क के तहत होना चाहिए था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है भारत पाकिस्तान हॉस्टिलिटी को लेकर के, तो सब रीजनल कोऑपरेशन का एक मॉडल आगे बढ़ना चाहिए। और इस दिशा में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच में ट्रांसमिशन लाइन बने, क्योंकि बांग्लादेश और भूटान बहुत अच्छा विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। तो वहाँ से जब ट्रांसमिशन होकर के लाइन यहाँ तक भारत में विद्युत आ रहा है तो क्यों नहीं वही विद्युत बांग्लादेश को भी दिया जाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश को का कॉरपोरेटाइजेशन होना है, कॉरपोरेट बांग्लादेश को ग्रो करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो उनको भी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी अगर वो इंडिजिनसली नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो पास पड़ोस से खरीदेंगे। तो ये कितना अच्छा मॉडल था कि सब रीजनल कोऑपरेशन, जिसको कहते हैं BBIN कोऑपरेशन का एक मॉडल आगे बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है हर एक दिशा में शेख हसीना अच्छा कर रही थी।
और यही शायद पाश्चात्य शक्तियों को नागवार गुजरा और जो बांग्लादेश में सत्ता लोलुप तत्व था उसको नागवार गुजरा कि बांग्लादेश अच्छे ट्रैक पे कैसे रह सकता है, लाओ इसको डिस्टर्ब करें। सर अभी हाल ही में देखा गया कि पाकिस्तानी शिप जो है बांग्लादेश बंदरगाह पर उतरी, और इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारा जो चिकन कॉरिडोर है वहाँ तक भी कभी पाकिस्तान और चाइना बात करते हैं कि अगर बांग्लादेश अगर एक हो जाए तो हम जब चाहें जब इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं। तो इस पर ये मानस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक राजनेताओं के अंदर एक बड़े स्ट्रॉन्ग वे में ये मानस एग्जिस्ट करता है कि टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो ये 1000 कट्स कहाँ से आएगा? ऐसे ऐसे ही कट्स बनाते हैं वो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में वायलेंस फोमेंट करने में पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ है। अब देखिए कि भारत एक आदर्शवादी राज्य है। हम ज़्यादातर लिबरल आइडियोलॉजी में आइडियलिस्ट पोस्चर बनाए रखते हैं। हम बिना मतलब का किसी के प्रति एग्रेशन नहीं रखते हैं। हम सीधा रास्ता चल करके अपनी तरक्की का रास्ता बनाना चाहते हैं। और भारत इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ता गया है और बहुत कुछ किया है, जिसके कारण आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में गिना जा रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान जो स्वयं के पांव पे कभी खड़ा नहीं हो पाया, आज भी वो अमेरिका के पीछे ही लगा रहता है कि अमेरिका से कुछ मिल जाए। अमेरिका को इस पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक पिछलग्गू राष्ट्र चाहिए। पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं है। तो पाकिस्तान कभी भी भारत को खुश देखना नहीं चाहता है। भारत को परेशान करने के लिए कहें कि वो बांग्लादेश को परेशान करेगा, बांग्लादेश को की साफ सुथरी राजनीति को गंदा करने का प्रयास करेगा, साफ सुथरे समाज को गंदा करने का प्रयास करेगा। तो एक तो साइनो पाकिस्तान नेक्सस कहते हैं कि पाकिस्तान इज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ चाइना, वो एक हकीकत है विथ विच इंडिया नीड टू लर्न टू लिव विथ। उस पर से बांग्लादेश जो एक शांत माहौल चल रहा था, तरक्की के राह पे अग्रसर था, उसमें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज और पाकिस्तान के सहयोग से ये वायलेंट सिचुएशन क्रिएट कर दिया, वहाँ के पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज कर दिया है। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में मूल बात है कि भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक बड़ा राष्ट्र है। भारत को कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है। तो भारत पड़ोस में डेमोक्रेसी डेफिसिट कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो भारत को अपना बड़ा होने का एहसास करवाना चाहिए। यस सर। तो ऐसे में बांग्लादेश में जब हमारे पक्ष की सरकार थी, प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट अच्छा कर रही थी, तो मुझे लगता है कि जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ तो इंडिया की भी इंटेलिजेंस फेलियर है। क्योंकि भारत के इंटेलिजेंस को, भारतीय हुक्मरान को ये आगाह तो करना ही चाहिए था कि बांग्लादेश में किस तरह के तत्व हावी हैं और वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत को भी अपने मुहरे चलने चाहिए थे और बांग्लादेश से ऐसे तत्वों को ऐसे तत्वों को बांग्लादेश की राजनीति में हावी होने का अवसर नहीं देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि 2-3 गलतियां हुई। सबसे पहले तो शेख हसीना जब सत्ता में थी, जिस दिन तक प्राइम मिनिस्टर थी, उनको जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको लग रहा था कि इसमें बाहरी शक्तियों का हाथ है, तो उनको जो भी लीडर्स थे उनके साथ बात करनी चाहिए थी, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। क्योंकि आफ्टर ऑल वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के देश के लोग हैं, जिसको बाहरी शक्तियों ने मैनिपुलेट कर रखा है, मोटिवेट कर रखा है आपके अगेंस्ट में। तो अगर बाहरी शक्तियां वो राजनीति कर सकती हैं मेरे अगेंस्ट में, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो मैं क्यों नहीं बाहरी शक्तियों से उनको दूर करके अपने पाले में ला सकता हूं। तो मुझे लगता है कि शेख हसीना का यहाँ पे एक राजनीतिक फेलियर है कि उन्होंने अपने अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट
हो रहे थे, जो प्रोटेस्टर थे उनके अगेंस्ट में, उनको सिर्फ रजाकार कह करके नकार दिया। उनको रजाकार कहने के बजाय उनको ओन करती और बोलती कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है, वो मिल बैठकर बात करते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं, निदान ढूंढते हैं। तो एक गलती ये हुई। दूसरी गलती ये हुई कि अगर भारत के साथ अच्छे संबंध थे तो भारतीय नेतृत्व को उनको सजग करना चाहिए था कि देखिए हमारे यहाँ जो भी हो रहा है उसके पीछे बाहरी तत्वों का हाथ है, एंड इट हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर इवन फॉर इंडिया। तो इंडिया को भी इसमें हमारी मदद करनी चाहिए और इंडियन इंटेलिजेंस को गियर अप करके क्या है क्या नहीं है उन सारे डायनामिक्स को समझा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि भारत के इंटेलिजेंस का, भारतीय नेतृत्व का भी छोटा सा फेलियर है इसमें, बांग्लादेश में तो जो भी क्राइसिस। सर अभी ऑप्शन क्या है भारत सरकार के पास, अभी क्या कर सकती है? देखिए, भारत सरकार से यूनुस ने कहा कि हमारा आपके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, आप शेख हसीना को हमें सौंप दें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अलग होता है, ये पॉलिटिकल असाइलम है। हम पॉलिटिकल असाइलम जिसको दिए हुए हैं उसको कभी भी बाध्य नहीं हो सकते हैं। वो गैर कानूनी होगा कि हम जहाँ जिस कंट्री से वो पॉलिटिकल असाइलम लेकर के हमारे कंट्री में आए उसी कंट्री को सौंप दें। तो ये कानून सम्मत नहीं है, ये कानून विरोधी होगा। तो ये इसके लिए तो इंडिया कहीं से भी बाध्य नहीं है। तो इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम आपके संप्रभुता की रक्षा, आपके जनता के सेंटिमेंट का कदर करते हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसका हम कदर करते हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर कोई अपना अपनी सोच या अपना कोई कानून या अपना कोई कृत्य थोप नहीं सकते हैं कि अब आपकी ट्राइब्यूनल ने क्या सुना दिया, क्या कह दिया, उससे हमको क्या लेना है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा कि भारत को शेख हसीना के पीछे सिर्फ पॉलिटिकल असाइलम दे करके खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं, तो भारत को हर तरह से सहयोग करना चाहिए कि जब अपील हो तो सुप्रीम कोर्ट शेख हसीना के फेवर पे जजमेंट दे, क्योंकि शेख हसीना की कहीं से भी गलती नहीं है। जो गलती है वो मैंने बताया आपको कि उनको अपने लोग थे, अपने लोगों से बैठ करके बात करना चाहिए था, समाधान का कोई रास्ता निकालना चाहिए था। यहाँ उनसे वो गलती हुई। लेकिन ये भी हकीकत है कि यूनुस एक वेस्टर्न स्टूज हैं, वेस्टर्न द्वारा सपोर्टेड एलिमेंट हैं जिनको वहाँ की सत्ता पे काबिज किया गया है। और उनको चाहिए था कि हम इन सब पचड़ों में न पड़ करके बांग्लादेश को एक स्वस्थ राजनीति दें, और उसके लिए है कि एक स्वस्थ चुनाव करवा दें। तो वो चुनाव न करवा के, भाई आपने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव करवाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करवाएंगे, ये सब तो कुछ नहीं किया आपने। आपका एकमात्र और एक तरफा कार्यक्रम है कि कैसे आवामी लीग को लॉक स्टॉक एंड बैरल डिस्ट्रॉय कर दिया। यस सर। तो ये बहुत गलत सोच है और ये झलक रहा है आपके कृत्यों में। तो ये कहीं से भी पॉलिटिक्स नहीं है, और ये आई मीन दिस इज बैड पॉलिटिक्स, एंड दिस इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑफ बांग्लादेश। सर इसका फायदा चाइना तो उठा सकता है, चाइना किस रूप में ले सकता है? देखिए, बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ मिनरल्स नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, कोई नेचुरल गैस नहीं है कि चाइना सोचेगा कि ये पॉलिटिकल अपहीवल्स को, क्राइसिस को परपिचुएट रहने दो और कुछ ऐसे एलिमेंट को अपने कब्जे में कर लो जिससे मुझे रिसोर्स मिलता रहे, जो वो अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट पे कर रहा है। तो बांग्लादेश सिर्फ यही फ़ायदा है उसका कि बांग्लादेश में जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होगा उसके साथ डील करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिजनेस ले सकता है। तो उस चाइना के बिजनेस कम्युनिटी को वो सब प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो सब डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम मिलेंगे, तो उससे फ़ायदा हो सकता है। दूसरा फ़ायदा हो सकता है कि वो इंडिया के ऊपर एक पकड़ बना कर रख सकता है कि जैसे तिब्बत को ले लिया तो भूटान के मार्फत वो हमारे डोर स्टेप तक पहुंच गया। उसी तरह बांग्लादेश भी अगर चाइना के पक्ष में जाता है और प्रो चाइनीज एलिमेंट वहाँ हावी होते हैं तो मतलब चाइना हमारे
बॉर्डर तक पहुंच गया, तो जो कि कभी भी भारत के हित में नहीं होगा। तो बांग्लादेश भी एक बफर राष्ट्र के रूप में है, ज्योग्राफिकली नहीं भी तो एटलीस्ट कल्चरली कह लें, या बाय वर्चू ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, या बाय वर्चू ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, जो भी बायलैटरल रिलेशंस है, तो वो प्रो इंडियन एलिमेंट अवामी लीग है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है बांग्लादेश के अंदर। तो उसको सस्टेन करना बांग्लादेश की राजनीति में और स्ट्रांगली सस्टेन करना ये भारत के लिए हितकर है। तो भारत अगर ये नहीं कर पाता है तो फिर भारत को, आई मीन इंडिया विल हैव टू लर्न टू लिव विथ एनी काइंड ऑफ डिस्पेंसेशन दैट कम्स टू पावर इन बांग्लादेश, जो इंडिया के लिए हितकर नहीं होगा। जैसे आप अफगानिस्तान का सिचुएशन ले, हमारी सोच में प्रैग्मेटिज्म आया लेकिन लेट आया। हम पहले वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बने रहे, लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के काम लिए। फिर उसके बाद तालिबान आ गया, हम बहुत दिन तक परहेज किए तालिबान से बात करने के लिए। जब जियोपॉलिटिक्स टर्न ले रहा था साउथ एशिया का, तब हम वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किए और फिर अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। सर सवाल ये है कि साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, तो जहाँ एक तरफ हम भारत को देखते हैं, एक तरफ चाइना को देखते हैं, तो भारत के साथ क्या है कि हर देश में जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो किसी पार्टी विशेष के साथ उसका ज़्यादा रिलेशन है। उस पार्टी की सरकार बनती है तो भारत का भी रिलेशन अच्छा होता है, अगर जस्ट अपोजिट पार्टी की सरकार बनती है तो भारत का रिलेशन अच्छा नहीं होता है। आप देख सकते हैं साउथ एशिया में। बट चाइना को वहीं दूसरी तरफ किसी भी पार्टी की सरकार बने उसका रिलेशन उस देश के साथ अच्छा ही रहता है। ये बहुत हद तक सही ऑब्जर्वेशन है आपका, लेकिन ये आज से शायद 10 साल पहले तक होता होगा। ये एक डायनामिक्स था कि अगर बीएनपी पार्टी आ गई बांग्लादेश में तो बीएनपी प्रो इंडियन नहीं है, एंटी इंडियन एलिमेंट है, तो हम उसके साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रख पाते थे। लेकिन अब हमारे फॉरेन पॉलिसी में बहुत हाई लेवल का प्रैग्मेटिज्म आ गया है। बी इट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इन द नेबरहुड, वी आर ऑलवेज मोटिवेटेड एंड गियर्ड अप to establish and build our relations with that given dispensation। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अफगानिस्तान वाला, जो मैंने अभी आपको बताया कि अब हम तालिबान के साथ भी इंगेज हो रहे हैं। मालदीव्स में देख लें, हम एक समय में जो प्रो एलिमेंट था नसीद द्वारा सपोर्टेड पार्टी, उसके साथ खड़े होते थे। अब जो वहाँ की पार्टी है वो सत्ता में आई, मुइज्जू की पार्टी, और इसी उनका पॉलिटिकल कैंपेन ही था इंडिया आउस्ट। तो जो पार्टी खुल कर कहती थी कि हाँ हम प्रो चाइनीज़ हैं और एंटी इंडियन हैं और इंडिया को हम यहाँ से भगाएंगे, और यही उनका चुनावी मुद्दा था और इसी मुद्दे पे वहाँ पावर मिला उनको। आज मुइज्जू के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए। तो ये सही सोच है और सही दिशा में फॉरेन पॉलिसी हमारी जा रही है कि अब हम ये नहीं सोचते हैं कि कौन प्रो इंडियन है और कौन एंटी इंडियन है। जो भी डिस्पेंसेशन है वहाँ पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ प्रो इंडियन प्रो चाइनीज, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर रिलेशंस at bilateral level. We are trying to make inroads into that country through different means, social, economic, political, cultural, through soft power, जो भी हो, हम relations build करने की दिशा में अग्रसर हैं। तो ये हो सकता है हमने चाइना से सीखा हो, पर मुझे लगता है कि चाइना ने कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा नहीं की है हमें सिखाने में। ये हमारे विदेश नीति का रिस्पॉन्स है टू द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया एंड चेंजिंग इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ डिफरेंट नेबर्स इन द नेबरहुड। सर ये तो हमारे इतिहास में शुरू से ही रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू के समय से गुट निरपेक्षता थी, नॉन अलाइनमेंट, तो ये तो हमारा नीति रहा है कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम न्यूट्रल बनकर रहेंगे, चाहे जिस भी पार्टी की, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो उसका अर्थ जो है वो कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा था। पर अभी के समय में हम चाइना के साथ एक कॉम्पिटिटिव पावर है, साउथ एशिया के अंदर भी और लार्जर एशिया के अंदर भी।
हमें इस बात से कोई परहेज नहीं है कि एशिया एज ए कॉन्टिनेंट यूनिपोलर है, चाइना इज द सोल सुपर पावर। पर हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चाइना इज द फैक्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट एंड वी शुड लर्न टू लिव विद चाइना, बट वी शुड नॉट कीप द टर्फ वाइड ओपन फॉर चाइना। हम हर टर्फ पे चाइना को काउंटर करने का या फिर चाइना के साथ एग्जिस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक और बहुत प्रैक्टिकल सोच है भारतीय विदेश नीति का और भारतीय नेतृत्व का, कि आप ये मत रोना रोइए कि हमारे पक्ष की सरकार नहीं है। आप जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, क्योंकि आपका पंचशील फॉरेन पॉलिसी का मेजर प्लैंक है, जिसको आप अभी पंचामृत कहते हैं, लेकिन और पंचशील का एक जो इम्पॉर्टेंट टेनेट है कि इंडिया विल नेवर इंटरफेयर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इट्स नेबर्स। तो जाहिर है कि हमको इंटरनल अफेयर्स क्या है, वहाँ का इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वी हैव टू हैव बायलैटरल एंगेजमेंट एट ऑल लेवल्स, multi-sectoral bilateral engagement with all the neighbors, and that's what India is working upon, and I think this is the best way of entering into relationship with neighbors, especially with neighbors. अब जैसे बांग्लादेश का, ठीक है, हम शेख हसीना को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं। हम कल को क्या राजनीतिक करवट लेती है बांग्लादेश की, ये कहना मुश्किल है। जो भी सत्ता में आए पार्टी, हम उसके साथ अपना बायलैटरल एंगेजमेंट शुरू करेंगे। यस सर। तो ये अच्छी सोच है, और इसीलिए इंडिया कहते हैं ना, इज नॉट गोइंग होल हॉक टू प्रोटेक्ट शेख हसीना। हम पॉलिटिकल असाइलम दिए हैं, उसकी जो मान मर्यादा होती है, उसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसका हम सम्मान करेंगे। यस सर। तो भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए नेशनल इंटरेस्ट में अपना काम करें, कर भी रहे हैं। कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप पढ़ते आए हो। कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है, परमानेंट एक ही चीज़ होता है, नेशनल इंटरेस्ट। तो जो जिससे भी जैसे भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होगा, हम वो काम करेंगे। तो भारतीय विदेश नीति उसी दिशा में चल रही है, और ये बहुत सकारात्मक दिशा है। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू।